नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं याशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। राज्य सरकार हर ग्राम पंचायत में खोलेगी आधुनिक ओपन जिम। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए किया जाएगा इंस्पायर। पंचायत चुनाव में जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाएगी पोलिंग पार्टियां। मानसून के कारण कई जगह सड़कें बंद। उत्तराखंड में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा आया सामने। सत्यापन अभियान ने पकड़ा जो हो सकता है बड़ा खुलासा। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने सस्ता मिलेगा बिल। यूपीसीएल ने ईपीपीसीए के तहत कैची धाम जाने वाले पर्यटकों को जल्द मिलेगी सौगात। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन और मलबा आने से यात्रा हो रही है प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंगलौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कावड़िया का विशेष समुदाय के बीच विवाद, महिला से मारपीट और बाइक तोड़ने के लगे आरोप। तनाव बढ़ने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कोतवाली। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर कराई सुलह। समय रहते पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कावड़ियों को सुरक्षित गंतव्य के लिए किया रवाना। क्षेत्र में फिलहाल स्थिति शांत, पुलिस रखी हुई है नजर। क्षेत्र में फिलहाल स्थिति शांत, पुलिस रखी है नजर। मंगलौर कावड़िया और विशेष समुदाय के बीच विवाद। मंगलौर से ये खबर है। तनाव बढ़ने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंगलौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाकर कराई सुलह। पुलिस की सूझबूझ से टला हादसा। उत्तराखंड से आपको खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा के नगला तराई में किसानों के साथ खेतों में उतरकर धान की रोपाई की। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक हुड़कियां बोल, लोकगीत गाकर न केवल स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव दर्शाया बल्कि भूमि, जल और छाया के देवताओं की पूजा कर परंपराओं का भी पालन किया। सीएम धामी ने कहा कि किसान देश का अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनकी मेहनत, त्याग और समर्पण को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने खेतों की मिट्टी की महक को बचपन की यादों से जोड़ते हुए कृषि के महत्व को रेखांकित किया। मौके पर मौजूद किसानों ने भी मुख्यमंत्री के साथ रोपाई कर हर्ष जताया। खबर देहरादून से है, जहां खनन क्षेत्र में सुधार करते हुए अवैध खनन रोकने की कोशिश में परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इधर लगातार खनन से प्राप्त होने वाला राजस्व नई बुलंदियों को छू रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में खनन विभाग ने रुपए 133.14 करोड़ का राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने दावा किया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास की ओर अक्सर है। पिछले वर्ष खनन कार्य से लगभग 1100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि इस वर्ष पहली तिमाही में ही 331.14 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं और
खनन को लेकर के जो पारदर्शी नीति बनाई गई है, अवैध खनन पर जो नियंत्रण और अंकुश लगाने का जो काम किया गया है, उसी के परिणाम स्वरूप आज खनन में पहली तिमाही में रिकॉर्ड 300-350 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में मानसून सीजन हर साल कई बड़ी चुनौतियों के साथ लेकर आता है। इस बार सरकार के लिए यह चुनौती दोगुनी हो गई है। इस बार मानसून सीजन के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2 जुलाई से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 31 जुलाई को चुनाव परिणाम के साथ समाप्त होगी। जुलाई माह का यह पूरा महीना उत्तराखंड में मानसून सीजन के पीक टाइम का माना जाता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के लिए यह कितना बड़ा टास्क है। आपदा प्रबंधन के मुताबिक उत्तराखंड मौसम और प्राकृतिक आपदा से आने वाली किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसका कहना है कि जिला प्रशासन लगातार आपदा प्रबंधन को लेकर अलर्ट पर है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में मानसून सीजन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव का जोश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बुधवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचायत में समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही कांग्रेस ने भी समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन बीजेपी ने जिला पंचायत की 358 में से 319 सीटों पर ही अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की है और 39 सीटों को छोड़ दिया है। यानी यहाँ पर समर्थित प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बीजेपी द्वारा सूची जारी होने के बाद जब कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, तो क्षेत्र के लोगों में असमंजस का माहौल बना हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी बताया है। दरअसल प्रदेश में मौजूद जिला पंचायत की 358 सीटों में से 39 सीट बीजेपी के लिए इसलिए सर का दर्द बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के एक नहीं कई दावेदार मैदान में डटे हुए थे। आपको बता दें कि कई सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई। कई सीटों पर नहीं बीजेपी प्रत्याशी। चमोली में 5 सीट, सैंजी, पिलंग, रानो, विनायक, हॉट कल्याणी। पौड़ी में 4 सीट, बमराड़ी, बीरोंखाल, बधेड़ थलीसरैण, टीला थलीसरैण, भरनौ थलीसरैण। पिथौरागढ़ 1 सीट, लेलू प्रथम, बागेश्वर 1 सीट, पिंगलों। देहरादून ग्रामीण 2 सीट, डाक पत्थर द्वती, एटनबाग। टिहरी में 4 सीट, बंगलो की कांडी, हरियाणा, पलेडी, डोडरियाल, पैरोल। ऋषिकेश में 1 सीट, साहबनगर। उत्तरकाशी में 9 सीट, डुंडा, जेमर, फोल्ड, पुजारगांव, न्यू गांव, गेमला, भंडार रस्यू, गडोली, बड़गांव, हुडोली, कोटगांव, जखोल, नानई। चंपावत में 2 सीट, धुरा, कानीकोट। रानीखेत में 4 सीट, ईडा, इकरोला, मोहनरी, पिलखोली। उधम सिंह नगर में 1 सीट, भंगा। नैनीताल में 5 सीट, ककोड़, बडोन, सूपी, चापड़, बज्जी बंगर। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम वापसी की तारीख रखी गई है। 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 14 जुलाई को किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा। दूसरे चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 31 जुलाई को होगी। टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली बंगलो की कांडी सीट की बात करें तो भाजपा को यहां पर सीट खाली छोड़नी पड़ी, क्योंकि बीजेपी के कई मजबूत कार्यकर्ता यहां पर एक साथ मैदान पर चुनाव लड़ने के लिए डटे हुए थे। टिहरी गढ़वाल की जिला पंचायत सीट बंगलो की कांडी सीट पर
अलमास गांव से अर्चना पवार, रोतू की बली से नीतू रावत और कैपंटी से सीता पवार ऐसे 3 टॉप कैंडिडेट थे जो कि बीजेपी की टिकट की दौड़ में सबसे आगे थे। ये टॉप 3 दावेदार भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और बीजेपी की इंटरनल सर्वे में भी एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। यही नहीं, इन तीनों के अलावा भाजपा के दावेदारों की लिस्ट इस सीट पर काफी लंबी थी। लिहाजा पार्टी ने पूरी कसरत की, लेकिन इसके बावजूद भी इस सीट पर कोई फैसला नहीं आ पाया। आखिरकार इस सीट को इसलिए खाली छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर जिसे चुनाव लड़ना है वो अपने दम पर चुनाव लड़े और बीजेपी को इस बात की अच्छे से जानकारी है कि यदि उनके कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आता है तो वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता कहलाया जाएगा और उसका स्वागत बीजेपी करेगी, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देती है तो इनके अन्य कार्यकर्ता पार्टी से नाराज होकर छटक सकते हैं, जिसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपदा को देखते हुए चुनाव के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाएं ताकि चुनाव के दौरान बारिश या मार्ग बाधित होती है तो उस दौरान पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं का आवागमन बाधित न हो। साथ ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियां सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। बारिश या फिर सड़क बाधित होने के कारण पोलिंग पार्टियां, मतदाताओं और पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। देखिए, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलाधिकारियों को इस बारे में समुचित निर्देश दिया गया है और जनपदों से इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है, आपदा प्रबंधन विभाग हर एक प्रकार से, हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो गैप्स है उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं हम लोग और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जनपदों को भी हमारा निर्देश यही रहेगा कि जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश होते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कराएं और वर्षा के कारण या मानसून खराब होने के कारण या अतिवृष्टि के कारण कहीं भी रास्ता बंद न होने पावे, इसका ध्यान रखें। अवश्य, क्योंकि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है वो मानसून में वर्षा काल में हो रहा है, तो इसका हमने विशेष ध्यान रखा है शुरू से ही और जो संभावित परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है कि वो एक कंटीजेंसी प्लान आपदा के दृष्टिगत निर्वाचन के लिए बनाएंगे, जिससे कि अगर वर्षा होती है या अतिवृष्टि होती है तो उसमें जो हमारे मतदान पार्टियां हैं उनका आवागमन बाधित ना हो, मतदाताओं को आवागमन बाधित ना हो और जब संपन्न हो जाता है निर्वाचन तो सभी मतदान दल सुरक्षित अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँच जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोलें या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। वहीं पंचायत चुनाव की 358 में से 39 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी न घोषित करने को लेकर हमने बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन से बात की तो उन्होंने इन सीटों पर समर्थित प्रत्याशी घोषित न होना पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता ही जीत कर आएंगे, इसको लेकर वो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है वो पार्टी की स्ट्रेटेजी है और जो भी यहाँ पर जीत कर आएगा वो बीजेपी का ही होगा और बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से स्वागत करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। देखिए, जिला पंचायत के चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहां पर हमने अपनी ओपन सीटें रखी हैं वो भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे और जहां पर हमने ओपन छोड़ी है वो भी जीत करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को जिता करके लाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जगह जगह अपने केंद्र की और राज्य की योजनाओं को पहुँचाने का काम किया, क्योंकि कार्यकर्ता और संगठन
में जिस तरीके का तालमेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मुझे लगता है कि हम जिला पंचायत के चुनाव तमाम उन सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके हमारी सीटें यहाँ पर पहुँचेंगी और हमारा परचम लहराएगा जिला पंचायत के चुनाव में। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही थी और पहले तो पंचायत चुनाव में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी, इसीलिए पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां पर प्रशासक बिठाने का उन्होंने काम किया। जब माननीय हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया, तब जाकर के अब पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र में हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमने अपने जिला पंचायत सदस्यों की अधिकांश लिस्टें भी जारी कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है अपनी पूरी लिस्टें भी जारी नहीं कर पाई है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले कह रहे थे कि हम ग्राम प्रधान स्तर तक में जो है पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, अब वो जिला पंचायत में ही जो है लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आप भाजपा के खोखलेपन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये केवल बयानों में अपनी मजबूती जताते हैं। इस मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इस बीच 24 से 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मतदान होना है, जिस दौरान भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बनी आपदा की स्थिति एक बड़ी चुनौती बन सकती है, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग ने चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं, ताकि बिना प्राकृतिक व्यवधान के चुनाव कराया जा सके। आपको बता दें कि 28 जून को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है, साथ ही 31 जुलाई को मतगणना होनी है। वर्तमान समय में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बनी स्थितियों के चुनाव करना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग भी इस बात को मान रहा है कि मानसून में चुनाव करना चुनौती है, जिसके चलते सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम क्षेत्र में सड़कों को रोशन करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष श्रुतु खुड्डी भूषण की पहल पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने अपनी CSR योजना के तहत कोटद्वार को 1500 स्ट्रीट लाइट प्रदान की हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 में उन्होंने BEL से स्ट्रीट लाइट की मांग की थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अब इन लाइट की आपूर्ति की गई है। ऋतु खुड्डी ने इस कोटद्वार के लिए गर्व का क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सेवा के 4 वर्ष पूर्ण होने के पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ये स्ट्रीट लाइट नगर क्षेत्र की सड़कों को सुरक्षित व उज्जवल बनाने में अहम कदम उठाया। बहुत ही लोकप्रिय हमारी दीदी श्रीमती ऋतु खंडूड़ी जी वहाँ पर और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिनका की भी एक सोच है कि कोटद्वार में किस तरीके से विकास किया जाए। इस खुशी है कि हम लोगों ने ये करीबन पिछले 2-3-4 महीने पहले आई थिंक 9वें महीने में पिछले साल हमने लाइट की मांग की थी, LED लाइट्स की मांग की थी। और मुझे धन्यवाद मैं करूंगी BEL का, त्रिपाठी जी का और खासकर मनोज जैन का जो CMD हैं, कि उन्होंने इस बात की चिंता की और हमें 1500 लाइट्स दी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले उन्होंने हमें कैमरा दिए, 100 कैमरा दिए, जिसके माध्यम से हम सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की को अच्छे से देख पा रहे हैं कोटद्वार में। आगे चलकर मैमोग्राफी मशीन के लिए हम लोग बात कर रहे थे। खबर रुड़की से है, जहां 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कावड़ यात्रा में से भक्त अलग अलग कावड़ के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम भी करते हैं। वहीं यूपी मेरठ का रहने वाला एक शिव भक्त कावड़ियों ने गौरक्षा को लेकर बीड़ा उठाया और 101 लीटर जल अपने दांतों से खींचकर उल्टे पैर चल रहा है। शिव भक्त रुतवा गुर्जर का कहना है कि उन्होंने आवारा गायों को सड़क पर बिना पानी तड़प कर मरते देखा, इसीलिए उन्होंने प्रण लिया कि वो इस वर्ष गौरक्षा गंगाजल लेकर कावड़ यात्रा करेंगे। साथ ही एक इस बुग्गी पर यूपी के CM आदित्यनाथ की फोटो लगाई। उन्होंने बताया कि 29 जून को हरिद्वार से जल लेकर चले थे और 23 जुलाई को जलाभिषेक करेंगे।
मेरा गांव छतरी खड़गरी है, खरगोट थाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूं और मैं हरिद्वार से 23 तारीख को शिव मंदिर दूर चढ़ाऊँगा अपने में। तो क्या गो रक्षा का क्या मकसद है? मतलब गो रक्षा आप ऐसा क्योंकि आपको यही अलग सा लगा कि भाई गो को ही सुनना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं अपनी आंखों के सामने आत्महत्या ज़्यादा देख रहा हूँ। गौ माता की मैं कह नहीं सकता किसी की, तो मैं गौ रक्षा अपने क्षेत्र मेरठ ब्लॉक में चाहता हूँ मैं इसमें। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में मानसून की सीजन में जगह जगह भूस्खलन, मार्ग बाधित होने के साथ साथ वाहनों की दुर्घटना का खतरा बढ़ता जाता है। इस बार परिवहन विभाग ने पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के लिए न सिर्फ एसओपी बनाए हैं, बल्कि दुर्घटना के समय क्विक रिस्पांस टीम को भी तैयार किया है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि कुमाऊं मंडल के पर्वतीय इलाकों को जाने वाले वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा सतर्क एवं सुरक्षित संचालित किए जाने के लिए एसओपी को फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। अति संवेदनशील स्थानों से बचकर वाहन संचालन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने किसी दुर्घटना के होने पर क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई है, जो कि मौके पर पहुंचकर बचाव राहत कार्य में लॉजिस्टिक प्रदान करेगी। ऐसा है, ये जो मानसून का सीज़न है, इसमें जैसा कि सबको पता ही है कि सड़कों पर काफ़ी बार मलबा आने का वो रहता है या क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। उसको देखते हुए हमारे द्वारा सारे वाहन चालकों के लिए एक विज्ञप्ति भी निकाली गई है कि मानसून के सीज़न में किस तरह वाहन चलाएं और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा हमारे द्वारा एक आपदा के क्षेत्र के लिए हमारी एक टीम गठित करी गई है, जो हमारे ऑफिस के माध्यम से सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहती है। कभी कहीं पर भी अगर हमारे व्हीकल्स की ज़रूरत होती है तो हमारी टीम एक एसओपी के अंतर्गत तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और जो रेस्क्यू वर्क है या जो लोगों को सहायता देनी है उसके लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवा देती है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालन अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर अमल करते हुए उच्च न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, पंकज पुरोहित व आलोक मेहरा ने संयुक्त रूप से किया। साफ सफाई शुरू करने से पहले अतिथि न्यायिक अधिकारियों ने मौजूद लोगों से आसपास साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई। बाद में न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन पदाधिकारियों सहित अधिवक्ताओं व कर्मचारी ने उच्च न्यायालय परिसर सहित पंत सदन के आवासीय परिसर तक श्रमदान करते हुए साफ सफाई की। खबर लक्सर से है। लक्सर गन्ना विकास समिति के चेयरमैन पद पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। यहां भाजपा प्रत्याशी अनुराग चौधरी को निर्विरोध चेयरमैन चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी पुष्कर सिंह पोखरिया ने बताया कि चेयरमैन पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी अनुराग चौधरी और आजाद उम्मीदवार के रूप में अखिल चौधरी ने एक दूसरे के सामने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन बाद में अखिल ने अपना नामांकन वापस लेकर अनुराग को समर्थन दिया। ऐसे में अनुराग चौधरी का एकमात्र नामांकन रह जाने के चलते अनुराग चौधरी को निर्विरोध चेयरमैन घोषित कर दिया गया। इसके साथ अनुराग चौधरी को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया। जीत की घोषणा होते ही भाजपा नेता और पूर्व विधायक संजय गुप्ता सहित कई भाजपा नेता और अनुराग के समर्थन जिसका ढोल नगाड़े से स्वागत किया गया। पहले तो हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार है जी, मेरे को भरोसा जताया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है जी, हमारे विधायक जी संजय गुप्ता जी जिन्होंने मेरे को भरोसा जताया और मेरा साथ दिया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जो मेरे 50,000 भाई किसान हैं, उनकी जो भी समस्या होगी वो आज से उनकी नहीं है, वो मेरी समस्या है। प्रातः 9 बजे से ही हमने आज का कार्यक्रम स्टार्ट किया था। इसमें नामांकन पत्रों की बिक्री से स्टार्ट किया था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकनों की बिक्री हुई, जिसमें एक अनुराग चौधरी जी ने नामांकन किया, दूसरा
अखिल पवार जी ने नामांकन किया और इसी प्रकार उपाध्यक्ष के पद पर केवल एक श्रीमती सर्वेश देवी जी का नामांकन प्राप्त हुआ, जिस कारण उनको उसी समय निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।